हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ लिया था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र क्या होता है पहले ये समझेंगे कि गोलीय संधारित्र में धातु के दो गोले होते हैं। ये धातु के दो गोले हैं। एक गोला ले लिया अपन ने ए और एक गोला ले लिया हमने बी। गोलीय संधारित्र में धातु के दो गोले ए तथा बी होते हैं और ये दोनों गोले सकेंद्रीय गोले होते हैं। इसका मतलब दोनों गोलों का केंद्र एक ही होता है। मैंने मान लिया कि इस गोले की त्रिज्या कितनी है R1 और इस गोले की त्रिज्या कितनी है R2। ठीक है, तो गोलीय संधारित्र में धातु के दो गोले होते हैं, दो सकेंद्रीय गोले होते हैं, गोला ए और गोला बी। गोला बी जो होता है उसे भूसंपर्कित कर दिया जाता है। ठीक है भाई, गोला बी जो है उसे हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो प्रेरण के कारण गोले बी की भीतरी पृष्ठ पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। तो गोलीय संधारित्र में धातु के दो सकेंद्रीय गोले कैपिटल ए तथा कैपिटल बी होते हैं। गोला बी जो होता है वो भूसंपर्कित होता है और जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो प्रेरण के कारण गोले बी की भीतरी सतह पर क्या आ जाता है, माइनस आवेश आ जाता है। दोनों गोलों पर आवेश का परिमाण समान होगा परंतु प्रकृति विपरीत होगी। मान लिया कि इस पर भी आवेश कितना है Q, तो इस पर भी कितना होगा Q, परंतु इस पर माइनस Q, इस पर प्लस Q। अब देखें, अब हम गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र उत्पन्न करेंगे। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र। यह गोला ए है, इस गोले के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, तब इस गोले के पृष्ठ पर विभव निकालना चाहें तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन R1। समीकरण नंबर 1। अगर इस गोले बी के भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश है, अगर मैं इस गोले बी के भीतरी पृष्ठ पर विभव निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन R2। अगर मैं इस गोलीय संधारित्र का कुल विभव निकालना चाहूं तो V बराबर कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी। तो वी ए का मान कितना है, के क्यू अपॉन R1, इसका के क्यू अपॉन R2 कॉमन ले लें, के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। V बराबर के क्यू एलशियम ले लें, R1 R2 तो कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। ठीक है भाई, आपको किताब में ये R1 माइनस R2 भी मिल सकता है। वो इसलिए मिल सकता है कि जैसे मैंने इस गोले की त्रिज्या R1 मानी है, इसकी R2 मानी है, तो वो हो सकता है कि इस गोले की त्रिज्या वो R1 मान ले और छोटे वाले गोले की त्रिज्या वो R2 मान ले। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि R2 माइनस R1 लगाएंगे तो R1 भीतरी गोले की त्रिज्या रहेगी और R2 बाहरी गोले की त्रिज्या रहेगी। ठीक है भाई, अब ये विभवांतर आ गया। अब गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V का मान रखेंगे के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। Q से Q कट गया, C बराबर
के बराबर होता है 1/4πε0, तो उसको ऊपर ले आएंगे तो 4πε0, R1 R2 ऊपर चल जाएगा, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, जो कि क्या है, गोलीय संधारित्र की धारिता है। कब? वायु या निर्वात की उपस्थिति में। अगर माध्यम की उपस्थिति में लिखना चाहें, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में Cm बराबर 4πε R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। Cm बराबर 4π, चूंकि एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, इसलिए एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0। इसलिए Cm बराबर 4π, एप्सिलॉन का मान रखेंगे एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। Cm बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R 4π एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसको अपन लिख देंगे Cm बराबर एप्सिलॉन R 4π एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये किसकी उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति, सॉरी वायु या निर्वात की उपस्थिति में। तो माध्यम की उपस्थिति में गोलाकार चालक की धारिता निर्वात की उपस्थिति में गोलाकार चालक की धारिता की कितनी गुना हो गई, एप्सिलॉन R गुना हो गई। तो धारिता हमेशा माध्यम, जब भी अपन माध्यम भर रहे हैं तो धारिता जो हो रही है वो एप्सिलॉन R गुना बढ़ रही है, ये बात ध्यान रखें। अब देखें आगे संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्र का संयोजन को आप समझने से पहले आप ये देखें कि आपके 12वीं क्लास में 3 प्रकार के संयोजन मिलेंगे आपको। जैसे ये है आपका संधारित्रों का संयोजन जो इस चैप्टर में है, ठीक है। अगले 2 चैप्टर में आपको एक तो प्रतिरोधों का संयोजन मिलेगा और एक आपको सेलों का संयोजन मिलेगा। प्रतिरोधों का संयोजन जो है, प्रतिरोधों का संयोजन जो है, प्रतिरोधों का संयोजन आप 10th क्लास में भी पढ़ते हैं और प्रतिरोधों का संयोजन आप 12वीं क्लास में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा हुआ है और संधारित्र का संयोजन आपको पढ़ना होगा। परंतु ये संयोजन करते क्यों हैं? आप संयोजन तो पढ़ लेते हैं कि भाई संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, परंतु संयोजन करते क्यों हैं, इस बात को समझे पहले कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है, इस बात को समझे। जैसे आपके घर में टीवी है, ये आपके घर में एक टीवी है, और आपकी टीवी किसी कारणवश खराब हो जाती है, ये आपकी टीवी है, ये किसी कारणवश खराब हो जाती है। तो जब इस टीवी को खोला जाता है तो इसके अंदर एक प्लेट निकलती है, इस प्रकार की एक प्लेट होती है ग्रीन कलर की, और इस प्लेट पर बहुत सारे सर्किट बने हुए होते हैं। इस सर्किट के अंदर कई सारे प्रतिरोध भी लगे होंगे, हरी प्लेट पर कई प्रकार के प्रतिरोध भी लगे होते हैं, कई प्रकार के संधारित्र भी लगे होते हैं, तो आईसी भी लगी होती है। तो इस सर्किट पर आपको कई प्रकार के प्रतिरोध मिलेंगे, आईसी मिलेंगे, संधारित्र मिलेंगे। फिर टीवी मैकेनिक जो होता है वो इस प्लेट को चेक करता है कि भाई खराबी कहां पर आ रही है। तो जब इसको चेक करेगा, मल्टीमीटर एक उपकरण होता है, उस उपकरण की सहायता से वो ये चेक करता है कि इस प्लेट में
कौन सी वस्तु खराब हो रही है, संधारित्र खराब हो रहा है, प्रतिरोध खराब हो रहा है, आईसी खराब हो रही है, क्या चीज खराब हो रही है, इस चीज की पहचान करता है वो एक मल्टीमीटर के उपकरण के द्वारा। मान लिया कि इस प्लेट के अंदर एक प्रतिरोध खराब हो रहा है और उस प्रतिरोध का मान है 1 ओम। अपन ने मान लिया कि ग्रीन प्लेट पे अपन ने चेक किया और चेक करने पर उसको मैकेनिक को यह पता पड़ा कि इसके ऊपर जो प्रतिरोध है 1 ओम का वो खराब हो गया है। अब उसको क्या करना है, अब इस टीवी को सही करने के लिए इस प्लेट पर 1 ओम का प्रतिरोध लगाना होगा। अब 1 ओम का प्रतिरोध आपको लगाना है, ठीक है। अब उसने अपने पास देखा, उसके पास 1 ओम के प्रतिरोध उपलब्ध नहीं है। उसने देखा कि भाई उसके पास सामान होते हैं, उस सामानों में उसने देखा कि 1 ओम का प्रतिरोध उसके पास उपलब्ध नहीं है। उसने बाजार में पता करा मार्केट में कि भाई 1 ओम का प्रतिरोध मार्केट में उपलब्ध है या नहीं है, तो भाई पता पड़ा कि भाई मार्केट में भी उपलब्ध नहीं है। अब क्या करे भाई, अब आपको टीवी भी सही करनी है, इस ग्रीन प्लेट के अंदर 1 ओम का प्रतिरोध लगाना है। अब आपको 1 ओम का प्रतिरोध लगाना है और मार्केट में ना तो 1 ओम का प्रतिरोध उपलब्ध है, ना ही टीवी मैकेनिक के पास 1 ओम का प्रतिरोध उपलब्ध है। अब उसने देखा कि उसके पास 0.5 ओम के प्रतिरोध रखे हुए हैं। कितने ओम के? 0.5 ओम के। तो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो अब वो क्या करेगा, 1 ओम का प्रतिरोध आपको उत्पन्न करना है, तो इसने क्या करा है 0.5 और 0.5 ओम के दो प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा, तो कितना हो गया, 1 ओम हो गया। और आपको क्या करना था, इस परिपथ में 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करना है, इस प्लेट के अंदर 1 ओम का प्रतिरोध लगाना है। 1 ओम का प्रतिरोध आपको मार्केट में मिला नहीं, परंतु आपके पास 0.5 ओम के दो प्रतिरोध थे। तो आपने क्या किया, 0.5 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो रहा है, 1 ओम हो रहा है। अब इस दोनों प्रतिरोधों को जो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है वो इस जगह पर लगा देंगे, तो इस परिपथ में 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ये प्लेट सही हो जाएगी, मतलब ये टीवी सही हो जाएगी और आपकी टीवी प्रॉपर काम करने लगेगी। तो संयोजन क्यों किया कि अगर आपको प्रतिरोध 1 ओम का लगाना था और आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध उपलब्ध नहीं था, तो आपको 1 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया, संयोजन किया। ऐसे ही संधारित्र में भी संयोजन इसी प्रकार से होता है कि अगर कोई संधारित्र खराब हो गया और वो संधारित्र आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, संधारित्रों का संयोजन करेंगे। संधारित्रों का संयोजन करने से जितने मान का संधारित्र आपको प्राप्त करना है उतने मान का संधारित्र आप प्राप्त कर सकते हैं। संयोजन कैसे ही कर सकते हैं, श्रेणी क्रम कर सकते हैं, समांतर क्रम कर सकते हैं, श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार। जितना आपको प्रतिरोध चाहिए या जितना संधारित्र चाहिए वो आपको श्रेणी क्रम से प्राप्त हो रहा है, समांतर क्रम से प्राप्त हो रहा है, या श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों के संयोजन से प्राप्त हो रहा है। तो इनका उपयोग अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। तो संयोजन क्यों किया कि अगर किसी परिपथ में आपको इच्छित मान की, अगर किसी परिपथ में अपनी इच्छा का जो अपने को लगाना है, किसी परिपथ में इच्छित मान का अगर प्रतिरोध लगाना है या इच्छित मान की धारिता का संधारित्र लगाना है, तो इच्छित मान की धारिता का संधारित्र लगाने के लिए, इच्छित मान की धारिता का संधारित्र लगाने के लिए या प्रतिरोध लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, संधारित्रों को संयोजन करना पड़ता है या प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। अब संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो आपको यह तो पता होता है कि संयोजन दो प्रकार का होता है, परंतु आपको यह पता नहीं होता संयोजन करते क्यों हैं। तो अब ध्यान रखें, अगर किसी परिपथ में आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करना है या उचित मान की धारिता का संधारित्र प्राप्त करना है, तो फिर आप क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं या संधारित्रों का संयोजन करते हैं। और संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संधारित्रों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है? ऐसा संयोजन जिसमें ये मान लिया संधारित्र की, ये प्रथम संधारित्र है, ये प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट और ये द्वितीय प्लेट। यदि किसी संयोजन में संधारित्र की प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दें और दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। इन सभी को अपन ने V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक है। श्रेणीक्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। या फिर ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान हो। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्लेट पर संधारित्र में प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान जो हो वो एक समान हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। मान लिया कि इस संधारित्र की धारिता कितनी है? C1, इसकी धारिता कितनी है? C2, इसकी धारिता कितनी है? C3, इस पर विभव कितना है? V1, इस पर विभव कितना है? V2, इस पर विभव कितना है? V3। इन तीनों को अपन ने जब श्रेणीक्रम में जोड़ा तो मान लिया कि श्रेणीक्रम में जो आपको तुल्य संधारित्र प्राप्त हुआ, श्रेणीक्रम में आपको जो तुल्य संधारित्र प्राप्त हुआ उसकी धारिता कितनी है? C। इन तीनों संयोजनों को जोड़ने पर, तीनों संधारित्र को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर आपका तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी प्राप्त हो गई? C। मतलब इन तीनों को जोड़ने पर कुल धारिता कितनी प्राप्त हो रही है? C प्राप्त हो रही है। अब देखें, पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र के लिए Q इक्वल टू होता है CV, तो Q बराबर C1 V1, तो V1 बराबर Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? C2 V2, इसलिए V2 बराबर Q अपॉन C2। फिर तीसरे संधारित्र के लिए Q बराबर C3 V3, इसलिए V3 बराबर Q अपॉन C3। तब कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान रखेंगे, V1 का मान Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3। यदि इसको समीकरण नंबर 1, यदि तुल्य संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र की धारिता C हो, तब अपन ने तुल्य संधारित्र की धारिता कितनी मान ली? C। तब Q इक्वल टू क्या होगा? C V, इसलिए
V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन C। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कितना हो जाएगा, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लिया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कट गया, 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यह आपका क्या निकल गया, तुल्य संधारित्र का फॉर्मूला निकल गया। 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। प्रतिरोधों में उल्टा निकलता है, प्रतिरोधों में उल्टा निकलता है। प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकलता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में बनता है 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और प्रतिरोधों और संधारित्रों में, प्रतिरोधों और संधारित्रों में फॉर्मूले उल्टे निकल के आते हैं। जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 आएगा, और समांतर क्रम में आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, उल्टा फॉर्मूला निकलेगा। अब देखें, मैंने मान लिया कि मैंने 3 संधारित्र जोड़े, मैंने मान लिया कि परिपथ में n संधारित्र जुड़े हुए हैं। कितने, स्मॉल n संधारित्र। यदि परिपथ में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हों, तब यदि परिपथ में स्मॉल n संधारित्र जुड़े हों, तब 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन Cn। S लगा देता हूं, S का मतलब हो जाएगा सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। यदि n संधारित्रों की धारिताएं, यदि n संधारित्रों की धारिताएं समान हों, तब 1 अपॉन CS बराबर 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन C डेट डेट डैश 1 अपॉन C 1 अपॉन CS बराबर C एल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और n तक जोड़ें तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन CS बराबर n बटा C। तो CS बराबर कितना निकल गया, C बटा n। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन यहां पर समाप्त होता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन, ये 3 संधारित्र हैं, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। 3 संधारित्र हैं। आपने क्या किया, ये 3 संधारित्र हैं आपके। आपने क्या किया, इन तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट को A बिंदु से जोड़ दिया और इन संधारित्र की द्वितीय प्लेट को आपने B बिंदु से जोड़ दिया। तो ऐसा संयोजन जिसमें
ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट को एक दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, वो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अथवा ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान क्या हो, एक समान हो, तो ऐसे संयोजन को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कह देते हैं। इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C2, इस संधारित्र की धारिता कितनी है, C3, इस संधारित्र पर आवेश Q1, इस पर Q2, इस पर Q3। ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से तथा दूसरे संधारित्र की तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अथवा ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान एक समान हो, तो ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखें, प्रथम संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए Q बराबर C1 V1, C1 Q1 बराबर C1 V। द्वितीय संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2 V। तृतीय संधारित्र के लिए, तृतीय संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3 V। यदि अपन ने मान लिया यदि, तब कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसलिए Q बराबर Q1 का मान रखेंगे C1 V, Q2 का मान रखेंगे C2 V, Q3 का मान रखेंगे C3 V। V कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, समीकरण नंबर 1। यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C हो, यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C हो, तुल्य संधारित्र की धारिता C हो, तब Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रख देंगे CV V, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कट गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है भाई, जो कि क्या है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र की धारिता का सूत्र है। यदि स्मॉल n संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में संयोजित हो, तब C बराबर कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। P लगा दिया, P का मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो,
तब Cp बराबर C प्लस C प्लस C प्लस C, Cp बराबर C प्लस C प्लस C, जोड़ा C और C 2C 3C 4C और n तक जोड़ेंगे तो nC, जो कि क्या है, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र की धारिता का सूत्र है। इस प्रकार से हमने श्रेणी क्रम संयोजन में और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।